रायपुर नामक एक गांव हुआ करता था। इस गांव में हरिदास नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। उसी गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। इसीलिए वो सेठ हरिदास के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी सुषमा थी। सुषमा, सुनती हो? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगा है। सेठ जी के यहाँ पर काम पर भी जाना है। आप और आपके सेठ जी तनिक देर क्या हो जाए पूरा घर सर पे उठा लेते हो। अरे ये क्या, सब्जी नहीं है? सब्जी के लिए पैसे चाहिए। जो तुम कल पैसे लाए थे उसमें तो बस ये चावल ही आ पाए, तो सब्जी कहाँ से आती बताओ। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं ये चावल ही खा लेता हूँ। न जाने हमारे नसीब में कब पकवान खाने को मिलेगा। अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है उस हरिदास सेठ के यहाँ से काम छोड़कर कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते। हरिदास एक नंबर का लालची इंसान है। पैसे आपको कितने कम देता है। नहीं सुषमा, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता है। इतना कहकर रोशन हरिदास सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे रोशन, आज फिर से तुझे देर हो गई? मालिक, वो बस 5 मिनट ही देर हुआ है। अच्छा तो ठीक है, अब तो शाम को पूरे 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब 1 घंटा से वसूला जाएगा। इतना कहकर हरिदास अपने घर में चला जाता है और जाकर अपने मन में सोचता है, अब ज्यादा लोग ब्याज पर पैसे नहीं ले जाते हैं, इस वजह से ब्याज वसूली का काम भी थोड़ा मंदा हो गया है। अरे राजू, जरा पता तो कर, आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? मालिक, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत अमीर है। पूरे गांव में उसी की ही चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। और सुना है वो सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अच्छा तो ये बात है, इस गांव में ऐसा कौन दानी पैदा हो गया है? लगता है एक बार उससे भी मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन हरिदास उस नए सेठ विष्णु के घर पहुंच जाता है। जब हरिदास विष्णु के घर पहुंचता है तो वो देखता है उसका घर तो हरिदास से भी ज्यादा सुंदर था। हरिदास को मन ही मन उस विष्णु से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई विष्णु, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे और ब्याज भी नहीं लेते। जी हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाओ, और क्या चाहिए। हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं और आप भी कमा लीजिए पुण्य। अरे भाई, ये पुण्य तुम ही कमाओ, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर हरिदास वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। दूसरी तरफ हरिदास घर आ जाता है और वो सारी रात विष्णु के घर के बारे में ही सोच रहा था। अगर विष्णु का घर इतना सुंदर है तो उसके घर में तो बहुत सारे पैसे होंगे। ऐसा सोचकर हरिदास के मन में एक विचार आता है और वो रात के समय चुपके से रोशन के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुराकर पहन लेता है। अब इन कपड़ों में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और ना ही मुझ पर शक कर पाएगा। अगर किसी ने गलती से मुझे देख भी लिया तो इस कपड़ों की वजह से वो मुझे रोशन ही समझेगा। ऐसा सोचकर हरिदास चुपके से विष्णु के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब विष्णु की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। थोड़ी देर में विष्णु के घर पर पुलिस भी आ जाती है और विष्णु उसको सारी बात बता देता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करता है, मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। अभी तक हमें कोई सबूत बरामद नहीं हुआ है आखिरकार किसने चोरी की। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही चोरों का पता लगा लेंगे। तभी पुलिस की नजर विष्णु के घर में लगी सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वो विष्णु से कहता है, हम इस कैमरे की मदद से उस चोर को पकड़ सकते हैं। पुलिस कैमरे में देखती है कोई आदमी पीला रंग का कुर्ता और सफेद कलर की धोती पहन के घर में घुस रहा है और सारा पैसा जेवर लेके चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है वो कपड़ा एक रोशन नाम के व्यक्ति का है। पुलिस रोशन के घर में पहुंच जाते हैं और रोशन को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने विष्णु सेठ के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो आधी रात को सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड कैसे हो गई? कैसे तू उनके घर में घुसा? कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा कर भाग गया? अब जल्दी बताओ। पर सर जी, मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात में। जब ये हवालात में कुछ दिन रहेगा तो वही ये सारे सच उगलेगा। पुलिस रोशन को पकड़कर हवालात में बंद कर देता है। उधर दूसरी तरफ रोशन की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये क्या हो गया है।
रोशन की पत्नी रोशन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर रोशन से बात करती है। जी मुझे पता है आपने ये चोरी नहीं की, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन एक बार ये मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। सुषमा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, तुम्हारी कसम मैंने चोरी नहीं की। सुषमा रोशनी की बातों को सोचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। अगर वो कह रहे हैं उन्होंने चोरी नहीं की, तो फिर ये पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में रोशन को चोरी करते हुए दिखा है? मुझे एक बार उस सीसीटीवी कैमरे को देखना ही होगा। रोशन की पत्नी विष्णु के घर पर जाती है और एक बार उनसे फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। विष्णु भला इंसान था, वो उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में रोशन की पत्नी तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो रोशन के ही हैं, पर ये इंसान रोशन नहीं है। सुषमा एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी सुषमा की नजर उस व्यक्ति के गले पर जाती है जिसने एक सोने की चेन पहन रखा था। साहब जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ ये कपड़े मेरे पति की ही है, लेकिन उन कपड़ों में जो इंसान है वो मेरा पति नहीं है। किसी ने उनके कपड़े पहनकर ये चोरी की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके हाव भाव सब अच्छे से पहचानती हूँ। किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। साहब जी, आप ये गले का चेन देख रहे हैं? इस गांव में जिस भी व्यक्ति के पास ये सोने का चेन है वही चोर है। सुषमा, अगर ऐसा है तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि कैमरे में जो व्यक्ति दिख रहा है वो तुम्हारा पति रोशन नहीं बल्कि कोई और है। सुषमा कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो इतनी अच्छी आमदनी नहीं है कि वो सोने की चेन खरीद सके। हमारे गांव में इस सोने की चेन या तो जमींदार के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव के जो जमींदार है वो आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हैं। और गांव में बच्चे सेठ हरिदास, वो एक नंबर का लालची आदमी है। जरूर इसके पीछे उसी का हाथ होगा। साहब जी, मैं समझ गई ये चोरी किसने की होगी। बस मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए सबूत इकट्ठा करने के लिए। इतना कहकर सुषमा हरिदास के घर पहुंच जाती है और वहां पर उसकी नजर हरिदास पर पड़ती है तो उसने देखा हरिदास ने वही सोने का चेन पहन रखा था जो सीसीटीवी कैमरे के आदमी ने पहन रखा था। सुषमा समझ जाती है हरिदास ही वो व्यक्ति है जिसने विष्णु साहब के घर से चोरी की। सुषमा को देख हरिदास उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? आप तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पति तो चोर निकला, तुम तो यहाँ पर चोरी करने आई हो क्या? सुषमा कुछ सोचती है, अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोली चली गई तो इस सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो साहब जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पर रख ले। नहीं, मैं तुझे यहाँ पर नहीं रख सकता। तेरे पति ने चोरी की है, तू भी चोरी कर लेगी तो? सुषमा निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सुषमा पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात बता देती है। पुलिस हरिदास के घर पहुँच जाती है और वो देखती है हरिदास ने वही चेन पहन रखा था जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहना था। पुलिस भी सब समझ जाती है और हरिदास को पकड़ ले जाती है। विष्णु भी पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाता है। मैं भी धोखा खा गया, मुझे भी यही लगा तुमने ही मेरे घर में चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी, उसे तुम पर बिल्कुल शक नहीं था। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे घर की देखरेख और साफ सफाई के लिए व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे यहाँ पर काम पर आ सकते हो। इस तरह रोशन अब से विष्णु के यहाँ काम करने लगता है। विष्णु उसे काफी अच्छी सैलरी भी देता है जिससे उसके घर का गुजारा काफी अच्छी तरीके से हो जाया करता था।